गुड मॉर्निंग। आज हम पॉवर्टी, इनइक्वलिटी एंड डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है उसका अध्ययन करेंगे। पॉवर्टी से आप सभी समझते हैं कि मतलब निर्धनता और असमानता की एक तरफ तो देश का मतलब जो 1% पॉपुलेशन है उसके पास लगभग 80% रिसोर्सेज है, जबकि जो रेस्ट पॉपुलेशन है उसके पास बहुत कम रिसोर्सेज है। तो इससे क्या होता है कि असमानता एक अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या निरंतर ऊंचे स्तरों पर आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना होता है। मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हाई लेवल पर रही है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है। डब्ल्यू.सी. पीटरसन के शब्दों में आर्थिक वृद्धि का संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से है। मतलब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से। ऐसे नहीं है कि मतलब प्राइसेज बढ़ रही है और उससे इनका मतलब कॉस्ट बढ़ रही है तो उसको आर्थिक विकास माना जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। रिसोर्सेज में वृद्धि होनी चाहिए, या एक तरह से कह सकते हैं कि रियल इनकम में वृद्धि होनी चाहिए तथा अर्थव्यवस्था की क्षमता में बढ़ोतरी से है। इसका अर्थ है कि आर्थिक विकास का संबंध प्राकृतिक और मानवीय साधनों के उपयोग में निरंतर सुधार से है तथा टेक्नोलॉजी के आधुनिकीकरण द्वारा पूंजी संचय और राष्ट्र का विस्तार करना, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन स्तर ऊंचा हो सके। पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि को मतलब सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य के रूप में भी देखा गया है। विकसित देशों में वृद्धि के बजाय मतलब जो विकसित देश है उनमें आजकल वैसे अधिकतर कंट्रीज में जैसे भूटान है वो सबसे खुशहाल देश माना जाता है। तो आजकल वृद्धि के बजाय जीवन की गुणवत्ता पर या खुशहाली पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसका उल्लेख वातावरण अभियान में किया गया, मतलब एनवायरमेंटल मूवमेंट में। इस अभियान का प्रयोजन वायु और पानी के प्रदूषण से बचना तथा प्राकृतिक साधनों के आस और प्राकृतिक सुंदरता मतलब सस्टेन डेवलपमेंट की बात की जा रही है। सितंबर 1994 में जनसंख्या तथा विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कैरो में आयोजित हुआ और इस कार्रवाई प्रोग्राम में कहा गया कि दशकों के विकास प्रयासों के बावजूद अमीर और गरीब देशों में अंतर और राष्ट्रों के भीतर इनइक्वलिटीज बढ़ी हैं। व्यापक निर्धनता विकास प्रयासों के लिए प्रमुख चुनौती है। मार्च 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित सामाजिक विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र जो विश्व शिखर सम्मेलन था उसमें भी इसका बार बार उल्लेख किया गया। ऐसा लगता है कि गरीबी और असमानता की समस्याएं वृद्धि समस्या से अधिक प्रबल है। इस संबंध में जो पाकिस्तान के पूर्व योजना मंत्री थे महबूब उल हक, जिन्होंने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रतिपादित किया था 1990 में, इन्होंने टिप्पणी की है कि हमें पढ़ाया गया था कि हम कुल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब नेशनल प्रोडक्ट या एक तरह से GDP कह सकते हैं उसका ध्यान रखिए और गरीबी का ध्यान मतलब यह गरीबी का ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे जैसे GDP बढ़ेगी ट्रिंकल डाउन इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में भी 1970 तक यह माना जा रहा था कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा या आर्थिक वृद्धि होगी ट्रिंकल डाउन इफेक्ट या रिसाव प्रभाव के कारण गरीब लोगों के पास भी संसाधन पहुंचेंगे। परंतु जब देखा गया कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा तो 1971 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और उसके बाद से एक तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी वृद्धि की बात की जाने लगी। तो ये कह रहे हैं कि इससे अब उलट करना होगा, मतलब गरीबी का ध्यान रखना होगा और यह कुल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात GNP का ध्यान या GDP का ध्यान रख लेगा। निर्धनता और असमानता की जुड़ी हुई समस्या को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व द्वारा। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन को दो वस्तुओं में बांटते हैं। फर्स्ट उपभोग वस्तुएं या कंज्यूमर गुड्स, जिसमें शामिल किया जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। ये आधारभूत आवश्यकताएं मतलब बेसिक नीड्स से ही, और विलासिता की वस्तुएं जैसे महंगी कार, फैशनेबल कपड़े, प्रतिष्ठा वाली उपभोग वस्तुएं इत्यादि। यदि यह मान लें कि साधनों का पूर्ण तथा
कुशल उपयोग हो रहा है, तो प्रश्न उठता है कि समाज को किस अनुपात में, मतलब इनका उत्पादन या इनका चयन करना चाहिए। तो ये डायग्राम दर्शाया गया है, इसमें नेसेसरी गुड्स एक्स अक्ष पर और जो लग्जरी गुड्स है वो वाई अक्ष पर दर्शाई गई है। यदि कोई इकोनॉमी ए पॉइंट पर रहती है तो उसमें लग्जरी गुड्स का अनुपात ज़्यादा है, जबकि नेसेसिटी गुड्स का अनुपात कम है। जबकि वह बी पॉइंट पर रहती है तो लग्जरी कम है और नेसेसिटी ज़्यादा है। इसमें इनको मध्यम मार्ग की स्थिति अपनानी चाहिए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका कारण क्या है कि बाजारी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन संयोगों को निर्धारक तत्व समस्त प्रभाव की मांग से है। फिर है असमानता के माप। असमानता को मापने की दो विधियां हैं। फर्स्ट है व्यक्तिगत या आय का वितरण आकार, और सेकंड है आय का व्यावहारिक वितरण या वितरक साधन हिस्सा। इन दोनों विधियों में फर्स्ट है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय का मतलब ये है कि भाई टॉप जो 1% उनके पास बहुत अधिक इन रिसोर्स है, जबकि सेकंड के पास नहीं है। व्यक्तिगत आय विधि या वितरण का आकार व्यक्ति की कुल आय से संबंध रखता है जो वह प्राप्त करता है। किस तरीके से आय प्राप्त करता है इससे कोई संबंध नहीं है, मतलब उसकी टोटल इनकम क्या है उसका ध्यान रखता है। ये नहीं रखता कि वह संसाधन या मतलब साध्य क्या था, साधन क्या, सॉरी, उसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति कितनी आय कमाता है, नहीं कि किन साधनों से कमाता है। आय के स्थानिक तब व्यावसायिक स्रोतों को ध्यान में नहीं रखा जाता। मान लो दो व्यक्ति और भी समान वार्षिक आय प्राप्त करते हैं, और अगर एक व्यक्ति दिन में 14 घंटे जबकि बी व्यक्ति 4 घंटे काम करता है, तो यह उन दोनों को एक ही आय वर्ग में शामिल करेगा, अर्थात तो उनकी सेम इनकम ग्रुप में उनको शामिल किया जाएगा। लॉरेंज वक्र है ये, मतलब बहुत एक तरह से इनइक्वालिटी को मापने का बहुत अच्छा इसको माना जाता है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। आय असमानता को मापने की विधि लॉरेंज वक्र है। इस विधि का नाम अमेरिकन सांख्यिकी अर्थशास्त्री कॉनराड लॉरेंज के नाम पर रखा गया है, जिसने कब प्रतिपादित किया इसको 1905 में। इन्होंने इसमें बताया, जो ये मतलब बिल्कुल सीधी लाइन है ना 45 डिग्री के कोण बना रही है, जो ये एक तरह से समांतर रेखा है। तो और ये लॉरेंज कर्व वर्ताकार आप देख रहे हैं, तो अगर ये कर्व जितना अधिक इक्वलिटी रेखा के पास में होगा उतनी ही कम असमानता होगी, जबकि यह जितना अधिक इधर इस वाले त्रिभुज की तरफ होगा तो उतना ही अधिक असमानता होगी। आय प्राप्त करने वालों के संचयी प्रतिशत को, मतलब इसमें रेखा चित्र में जो वक्र खींची गई है वह काल्पनिक आंकड़ों पर आधारित, तो इसे लॉरेंज वक्र कहते हैं। यह वक्र आय प्राप्त करने वाले के प्रतिशत तथा कुल आय के प्रतिशत में संख्यात्मक संबंध को बताती है। मतलब समांतर रेखा जो ये लाइन ऑफ इक्विलिटी दिख रही है, समांतर रेखा, और लॉरेंज वक्र के लंबरूप दूरी द्वारा असमानता को मापा जाता है। जितना अधिक अंतर होगा उतनी ही ज़्यादा असमानता होगी, और अगर कम अंतर होगा तो कम असमानता होगी। पूर्ण असमानता की स्थिति में एक व्यक्ति समस्त आय प्राप्त करता है, मतलब कि एक ही व्यक्ति के पास पूरी जबकि दूसरों को कुछ नहीं मिलता। इस स्थिति को लॉरेंज वक्र के नीचे समतल और दाएं लंब अक्ष, मतलब ये जो अगर इस त्रिभुज वाले उस पर पहुंच गया लॉरेंज वक्र तो परफेक्ट इनइक्वलिटी है। सभी देशों में इसकी जो ये लॉरेंज वक्र है वो अलग अलग होता है, और यह जितना अधिक इस लाइन ऑफ इक्विटी के समान मतलब पास में होगा उतनी ही अधिक समानता होगी। अगला इसका माप है गिन्नी अनुपात। यह भी बहुत मतलब कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है, या बहुत ही अच्छा अनुपात है। इसको मालूम करनी है तो समांतर रेखा और लॉरेंज वक्र जो आपने फर्स्ट डायग्राम में देखा ना, उसके बारे में उसके आधार पर ये बताता है, एक तरह से गणितीय माप है। ठीक है, इससे तो आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है भाई ये इसके पास में जाएगा कम होगी, दूर होगा तो ज़्यादा होगी, बट एक्चुअली में हम माप नहीं सकते इससे। जबकि जो गिन्नी अनुपात है वो इसका एक तरह से गणितीय माप है।
उन्होंने इसके लिए क्या सूत्र दिया है, मतलब जो ये यहाँ वाले डायग्राम में देख सकते हैं ना आप, तो ये गिन्नी रेशो है डी का क्षेत्रफल, मतलब जो डी एरिया दिख रहा है उसका क्षेत्रफल, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इस अनुपात को गिन्नी केंद्रीकरण अनुपात भी कहते हैं। इटली के सांख्यिकी अर्थशास्त्री सी गिन्नी के नाम पर है, जिसे 1912 में इस सूत्र को बताया था। पूर्ण एस समानता का मतलब है कि डी का क्षेत्रफल क्या है, 0, अर्थात 0 मतलब एक तरह से अगर गिन्नी अनुपात 0 है तो पूर्ण समानता, और जबकि यह 1 है तो पूर्ण असमानता। गिन्नी अनुपात 0 है पूर्ण समानता की स्थिति, और 1 है तो पूर्ण असमानता की भी, मतलब ये 0 से 1 के बीच में इसका रेशो होता है। गिन्नी अनुपात जितना अधिक होगा उतनी ही आई असमानता ज़्यादा होगी। इसके उलट आई में असमानता कम होगी यदि गिन्नी अनुपात कम है। गिन्नी अनुपात आई मतलब जो असमानता उसको मापने का एक बहुत अच्छा माध्यम माना जाता है। यह किन विशेषताओं पर खरा उतरता है, फर्स्ट गुमनामी, सेकंड स्केल इंडिपेंडेंस या आकार स्वतंत्रता, और थर्ड जनसंख्या नियंत्रण, फोर्थ स्थानांतरण सिद्धांत। गुमनामी सिद्धांत का अर्थ है कि यह विधि लोगों के वर्ग, गरीब या अमीर पर ध्यान नहीं देती, यह विधि लोगों के गुणों के बारे में मौन रहती है। आकार स्वतंत्रता का सिद्धांत बताता है कि असमानता की यह विधि अर्थव्यवस्था के आकार पर निर्भर नहीं करती। अर्थव्यवस्था अमीर हो, गरीब हो या औसतन हो, इस पर असमानता का माप निर्भर नहीं होता। असमानता मापने हेतु आय के वितरण को ध्यान में रखा जाता है, न कि आय के आकार को। चाहे आय का आकार गरीबी को मापने में महत्वपूर्ण होता है। तीसरी विशेषता है जनसंख्या स्वतंत्रता। इसका अभिप्राय है कि असमानता का माप आय प्राप्त करने वालों की संख्या पर आधारित नहीं होता, अर्थात असमानता जनसंख्या के आकार से स्वतंत्र है। फोर्थ और अंतिम विशेषता, जिसको पिगू-डाल्टन सिद्धांत भी कहते हैं, वह है ट्रांसफर प्रिंसिपल्स या स्थानांतरण सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर रोशनी डालता है कि यदि आय का स्थानांतरण अमीर से गरीब व्यक्ति को होता है तो उससे आय वितरण अधिक समान होगा। यदि इन सिद्धांतों को स्वीकार कर ले तब प्रत्येक परिस्थिति में गिन्नी अनुपात मालूम कर सकते हैं। जिस परिस्थिति में गिन्नी अनुपात ऊंचा होगा वह ज़्यादा असमानता होगी, परंतु यह तर्क हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि कई बार आपस में खारते लॉरेंज वक्रों का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, ये थे इनइक्वालिटी को मापने के साधन या रेशोज। ठीक है, धन्यवाद।